नमस्कार मित्रों, व्याकरण बाय डॉक्टर पद्मस्नेषा चैनल में आपका स्वागत है। यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए व्याकरण पर एक सीरीज है ताकि व्याकरणिक जो आधारभूत जानकारियां हैं वो बच्चों तक पहुंच सकें, जो आजकल स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाती और जो बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। द्वित व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, और वो बहुत भ्रम में रहते हैं कि क्या है और वो समझ ही नहीं पाते। और इस तरह मातृभाषा जिस हिंदी को वो घर में, बाहर, बाजार में बोलते हैं, लेकिन उससे वो डरने लगते हैं क्योंकि उसको पढ़ने में उन्हें जो बेसिक जानकारियां हैं ग्रामर की, वो उन्हें पता नहीं होती। पिछले वीडियो में मैंने आपको आयोगवाह के बारे में बताया। मैंने बताया कि आयोगवाह न तो स्वर होते हैं, न व्यंजन होते हैं। मैंने चंद्र बिंदु के बारे में बताया कि चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ कहाँ चंद्र बिंदु के रूप में होता है, कहाँ कहाँ बिंदु के रूप में होता है। हालांकि गलती के कारण हम क्या करते हैं कि चंद्र बिंदु का प्रयोग आजकल जहां चंद्र बिंदु के रूप में होना चाहिए वहां भी नहीं करते, और जहां नहीं होना चाहिए वहां तो नहीं ही करते हैं। तो अनुस्वार और चंद्र बिंदु में अंतर है, बिंदु और चंद्र बिंदु में अंतर है, और उनके उच्चारण में, उनकी वर्तनी में क्या अंतर है। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज आप इससे पहले वाले वीडियो में देखें, और जिसमें मैंने आयोगवाह वाला जो वीडियो है वो देखें और चंद्रबिंदु और अनुस्वार पर अपनी समझ को साफ करें। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्णमाला की दो तीन जो छूटी हुई चीजें हैं। उनमें से एक है विकसित व्यंजन, दूसरा है आगत ध्वनियां, और तीसरी चीज जिस पर मैं बात करूंगी वह है हलंत। तो सबसे पहले बात करते हैं विकसित व्यंजन पर। विकसित व्यंजन क्या है? विकसित व्यंजन वर्णमाला में जिन व्यंजनों का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन जब भाषा के उपयोग के दौरान हमने देखा कि कुछ और व्यंजनों की, कुछ और वर्णों की जरूरत पड़ रही है, तो उसके कारण इन दोनों व्यंजनों का जो वर्ण थे, जो व्यंजन थे, उन्हीं से इन दोनों वर्णों का विकास हुआ, इसलिए इन्हें विकसित व्यंजन कहते हैं। मैं जब आपको लिखकर दिखाऊंगी तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। वर्णमाला में अगर हम ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण 5 वर्ण होते हैं। अब ड का उच्चारण ड होता है, ढ का उच्चारण ढ होता है। ढ मीन्स ड से डमरू, ड से ड्रम, ढ से ढक्कन। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन जब बोलियों के प्रभाव के कारण जब हिंदी भाषा समृद्ध होने लगी, तो देखा गया कि बहुत सारी जो शौरसेनी हैं, जिससे राजस्थानी वगैरह भाषा जैसे हैं, तो उनके प्रभाव के कारण उन बोलियों में 2 वर्ण ऐसे थे, ड़ और ढ़, उनका प्रयोग होता था। फिर हिंदी में देखा गया कि इनके नहीं रहने के कारण बहुत दिक्कतें हैं, तो इन ध्वनियों के लिए, ड़ और ढ़ ध्वनियों के लिए ड से विकसित होकर ड़ बना और ढ से विकसित होकर ढ़ बना। दोनों में कुछ नहीं किया गया, सिर्फ नीचे बिंदी लगा दी गई, लेकिन इसके उच्चारण में देखिए कितना फर्क आ गया। ये ड है, अगर हम पेड लिखते हैं, पेड, और अगर ढ से लिखें पढ़ना, पढ़ना, ढ से ढक्कन होता है। लेकिन अगर हम पेड़, ड़ का इस्तेमाल करें, पेड़, पढ़ना, बढ़ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो पेड़ और पढ़ना, यह
इन दोनों ध्वनियों से ड और ढ से विकसित हुई ध्वनियां हैं। क्यों विकास करना पड़ा? क्योंकि हिंदी पर जब बोलियों का प्रभाव देखा गया तो बोलियों के उपयोग के कारण बहुत सारी ऐसी ध्वनियां थी जिनमें ड़ का ढ का इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए सिंपली सोचा गया ड और ढ तो हमारे यहाँ है ही, थोड़ा सा ड ढ ढ ढ, तो इसके नीचे बिंदी लगाकर मिलती जुलती ध्वनियां थी, तो इन दोनों ध्वनियों को ही विकसित व्यंजन कहा जाता है। यह वर्णमाला में शुरू से नहीं थी, इनका विकास इनसे हुआ है, इसलिए इसे विकसित व्यंजन कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में विकसित व्यंजन कौन से हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि विकसित व्यंजन कौन से हैं, तो आपको या किसी एक विकसित व्यंजन का उदाहरण दो, आपको तुरंत ड़ और ढ़ का उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, ये दोनों विकसित व्यंजन हैं। अब आगत ध्वनियां। पुनः मैं बात करूंगी हिंदी भाषा पर दूसरी बोलियों के प्रभाव का या दूसरी भाषाओं के प्रभाव का। आप जानते हैं कि भारत पर पुर्तगालियों ने, अरबों ने और मुगलों ने, अंग्रेजों ने, कई लोगों ने शासन किया है। तो जब शासक कहीं के आते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है और यहाँ प्रजा की भाषा अलग थी, तो दोनों में तालमेल बिठाने के लिए, और ये तालमेल कहाँ बैठता है? बाजारों में, कचहरियों में, क्योंकि वहाँ शासक वर्ग का और प्रजा का दोनों का मतलब दोनों की जरूरत होती है। बाजार, दोनों की जरूरत होती है। मुकदमे होंगे ही, जब परिवार होगा तो कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, कुछ विवाद होंगे, उनके निपटारे के लिए हमें कचहरी, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। तो कचहरियों में नई भाषाएं बनी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उर्दू के बारे में यह कहा जाता है कि उर्दू कचहरी की भाषा है। कचहरियों में इसका, बाजारों में और कचहरियों में जन्म हुआ, क्योंकि जो फारसी शासक थे उनको हिंदी बोलना थोड़ा कठिन था, और जो प्रजा थी वो हिंदी बोलती थी, अवधी बोलती थी, ब्रज बोलती थी, प्रॉपर खड़ी बोली हिंदी नहीं बोलती थी, तो और खड़ी बोली बोलती थी। प्रॉपर जो आजकल हिंदी चलता है वह नहीं बोलती थी। तो खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजपुतानी या मारवाड़ी, इन सब भाषाओं का जब मिलन हुआ अरबी से, फारसी से, तो एक नई भाषा निकली, उसे उर्दू कहते हैं। खैर, तो आगत ध्वनियां जब हिंदी पर या हिंदी की बोलियों पर, हिंदी की बोलियां क्या क्या थी? अवधी थी, जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, जिसमें ब्रज, आपने सुना होगा सूरदास जी का नाम। सूरदास जी किस भाषा में रचते थे पद? तो वो ब्रज भाषा में रचते थे। और जैसे आपने मीरा के पद सुने होंगे, मीरा के पद किस भाषा में है? मारवाड़ी का प्रभाव है मीरा के पदों पर। तो जब दूसरी भाषाओं से जो ध्वनियां आई और हिंदी से मिली, उनके कारण जिन वर्णों का विकास हुआ, जो वर्णें विकसित नहीं हुई, ये स्वीकार की गई हिंदी में, उन्हें हम कहते हैं आगत ध्वनियां। ये दो हैं। ज, ज, इनमें कुछ नहीं किया गया, बस नुक्ता लगा दिया गया। पर ये दोनों जो वर्ण हैं, यह अरबी और फारसी के हिंदी पर प्रभाव के कारण आए हैं, अरबी और फारसी भाषाओं से आए हैं। इसीलिए इन्हें आगत ध्वनियां कहा जाता है। आई हुई ध्वनि, दूसरे भाषा से आई हुई ध्वनि। अब देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द थे, जैसे जमीन। जमीन इतना ज्यादा इसका उपयोग होने लगा, धरती की जगह जमीन, जमीन का जब उपयोग होने लगा तो जरूरत पड़ी कि हम ज का
ज को स्वीकृति दें हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में ज को और फ को स्वीकार किया गया। हालांकि फ के बहुत ही दोषपूर्ण उच्चारण होते हैं। आज किसी भी बच्चे से आप पूछिए तो वो गुलाब का फूल दिखा के आप पूछिए, वह कहेगा ये क्या है, तो गुलाब का फूल है। फूल, फल, फिर, मैं कल फिर आऊंगी, ऐसे शब्दों में भी फ का इस्तेमाल होने लगा, जिन शब्दों में फ का इस्तेमाल होना चाहिए था। फ की जगह पर हम फ का ही इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में फ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा था, जैसे फूल, फ्लावर। ठीक है, तो ये फ का इस्तेमाल आया तो यह अरबी फारसी से है, लेकिन अंग्रेजी का जो प्रचलन हुआ और बहुत सारे शब्द हिंदी में स्वीकार किए गए, वहां यह उच्चारण यह जमता था, इसलिए इसका हिंदी में भी बहुत ज्यादा घालमेल होने लगा। आज कोई भी फल फूल नहीं बोलता, फ बोलते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे गंवारू उच्चारण हम कर रहे हैं, जबकि हिंदी के सभी शब्दों में फ का उच्चारण है। फ, जिसमें होठ दोनों आपस में स्पर्श करें, फ। और अगर हम फ का उच्चारण वहां पर करते हैं तो जैसे ही हम फूल बोलते हैं, यह अंग्रेजी का फूल हो जाता है और दोषपूर्ण उच्चारण हो जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, कागज, कागज है, कागज है, कागज है, सफेद है, सफेद में तो फ का इस्तेमाल होता है, कागज, ग के नीचे नुक्ता होता है, लेकिन हम ग के नीचे, क के नीचे, ख के नीचे, इन सब वर्णों के नीचे जो नुक्ता इस्तेमाल किया जाता है, उसे हिंदी में स्वीकार नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ज और फ के नीचे नुक्ता वाली आगत ध्वनियों को हिंदी में स्वीकृति दी गई है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे आगत ध्वनियां क्या है, तो आप बता सकते हैं ये ज और फ है, और इसका कभी भी इस्तेमाल दोषपूर्ण नहीं कीजिएगा। फल होता है, फल नहीं, फूल होता है, फूल नहीं। जैसे ही आप फूल बोलते हैं तो असल में आप मूर्ख बोल रहे होते हैं, क्योंकि जो गुलाब जो है वह फूल है, फूल, फूल नहीं है। ठीक है, अब अंतिम पद, अंतिम विषय जिसे आज हम पढ़ेंगे वो है हलंत। हलंत क्या है? आपको मैंने शुरू में ही वर्णमाला में पढ़ाते हुए बताया था, व्यंजन पढ़ाते हुए बताया था, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे कहते हैं व्यंजन। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास कितने व्यंजन हैं, आपको पता है? व्यंजन, हमारे पास व्यंजनों की संख्या ज्यादा है, स्वर तो सिर्फ 11 हैं। 54 यानी 54 वर्णों में से हमारे पास मात्र 11 क्या है? स्वर हैं, तो 43 व्यंजन हुए। 43 वर्णों का, 43 वर्णों का उच्चारण हम करते हैं स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से उच्चारण होता है। अब वो 43 वर्ण क्या क्या हैं? आप क से लेकर क, ख, जो भी आपको ध्यान में आ रहा है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, सारा कुछ लेकर क्ष, त्र, ज्य, श्र, विकसित ध्वनियां ड़, ढ़, आगत ध्वनियां ज, फ, सभी में हम स्वर की सहायता लेते हैं। स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे क का उच्चारण हम स्वर की सहायता के बिना नहीं कर सकते। क जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? क,
लास्ट में अ आ रहा है, इसीलिए क इज इक्वल टू क हलंत प्लस अ। अगर हम अ क्या है, स्वर है, अगर हम स्वर को माइनस कर दे क से, इस क से अगर हम क से माइनस कर दें अ को, तो क्या बचेगा, क हलंत। इसका मतलब होता है आधा क, जिसे इस तरह भी लिखा जाता है, जिसे इस तरह भी लिखा जाता है। हलंत एक चिन्ह है जिसको हम बाएं से दाएं की ओर सिंपल ऐसे लाइन में लिखते हैं। इसके नीचे हलंत या हलंत है, इसमें ना तो घुंडी बनी होनी चाहिए, ना तो ये दूसरे बाएं से दाएं से बाएं लिखी जानी चाहिए, ना तो इसमें कोई घुमाव होना चाहिए। यह हलंत सही है, यह गलत है, यह भी गलत है। अगर मैं क हलंत लिख दूं तो यह गलत है। ठीक है, तो हलंत में हमने समझा किसी भी स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए हम हलंत का उपयोग करते हैं। स्वर रहित व्यंजन, उसका मतलब सिंपल अगर शब्दों में मैं बताऊं तो आधा वर्ण। जैसे आधा ट हम कैसे लिखेंगे, आधा ठ कैसे लिखेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूं, मजेदार है। आधा लिखने के तरीके में भी अंतर है। ट की फैमिली को अगर छोड़ दें, ट ठ ड ढ ना, इसकी फैमिली को, इसमें भी इसको छोड़ना पड़ेगा, इसकी फैमिली को छोड़ दें तो किसी में भी हलंत का उपयोग हम नहीं करते लिखते हुए। अब देखिए, जिन वर्णों में बगल में या तो बगल में डंडी है, उस डंडी को मिटाकर हम आधा व्यंजन लिखते हैं। जैसे क की आधी घुंडी मिटा दी, क आधा हो गया। ख की डंडी मिटा दी, आधा ख हो गया। ग की डंडी मिटा दी, आधा ग हो गया। प डंडी मिटा दी, आधा प हो गया। ण, इसको मैंने बोला था ना, ये एक्सेप्शन है, डंडी मिटा दी तो आधा ण हो गया। जिनमें जिनमें साइड में डंडी है, उनकी डंडी मिटा के हम आधा लिखते हैं। ये आधा प है, ये आधा ण है। अब जैसे त, डंडी मिटा देंगे तो ये आधा त हो गया। पत्ता में हम लिखते हैं ना, ठीक है। अब देखिए, तो ट की फैमिली में क्यों लिखना पड़ता है, इनमें मिटाएंगे क्या, इनमें अगर हम आधा इसको मिटा दें तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये क्या लिखा है, यह क्या लिखा है, यह क्या लिखा है। इसीलिए इनमें हलंत का प्रयोग ही किया जाता है। ठीक है, यह बात बिल्कुल याद रखिएगा कि इन सभी वर्णों में ट ठ ड ढ में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जब मैं र के इस्तेमाल बताऊंगी, र के 4 रूप बताऊंगी, तो यह जो जानकारी है वह काम आएगी वहां। वैसे भी कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती, वो जीवन में कहाँ काम आ जाए हम कह नहीं सकते। इसलिए हर जानकारी इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी और बुरी उसको कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो होती ही है। तो बाकी जितने भी व्यंजन हैं, उनमें हम आधे वर्ण को कैसे लिखते हैं, घुंडी या उसकी घुंडी या डंडी को मिटाकर। घुंडी को मिटाकर, क में मैंने बताया, क की घुंडी को मिटाकर, और बाकी सब में मैंने डंडी को मिटाकर कहा। तो जो आधे वर्ण हैं उनको लिखने के लिए हम अगर आधा क लिखें या हम क हलंत लिखें, दोनों सही होंगे। दोनों का मतलब होगा कि इसमें से अ को निकाल दिया गया है, अ निकल गया है। या हम ऐसे लिखें, यह थोड़ा सा गलत हो जाएगा, या ऐसे लिखें, क में से अगर हम पूरा जो क है उसमें से अ माइनस कर दें तो ये दोनों बचेंगे। यह भी सही है, यह भी सही है। ठीक है,
छोटे बच्चों को बताने के लिए हम हलंत का उपयोग करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम ये वाला इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो आज हमने हलंत पढ़ा। हलंत में मेरे ख्याल से और तो कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। हलंत को हम स्वर रहित, स्वर निकल जाता है इसलिए स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए हम हलंत का इस्तेमाल करते हैं। और आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं कि यह जो स्वर रहित व्यंजन है ना, यह सिर्फ हम लिख सकते हैं, हम बोल नहीं सकते। इसका उच्चारण इम्पॉसिबल है। कैसे? आप करके देखिए, क, फिर भी सुनाई देता है। कितने भी जल्दी आप बोलिए, सुनाई देता है। इसलिए बिना बिना स्वर की सहायता के उच्चारण तो संभव ही नहीं है, लेकिन लिखना संभव है। ठीक है, हलंत लगाकर। आज बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।